हम लोगों ने कल जो चीज़ पढ़ी थी उसमें हमने बात की थी विक्स थ्योरम की। हमने कहा था डायसन ने हमें बता दिया कि जी यू कैन ऑर्डर द इवेंट्स यूजिंग द टाइम ऑर्डर्ड प्रोडक्ट, क्योंकि आपके हैमिल्टोनियन में स्पेस टाइम के फंक्शंस मौजूद हैं ई टू द पावर आयोटा एक्स की के एक्स की फॉर्म में। ये पोजीशन और टाइम दोनों का फंक्शन है। तो और उसके अलावा अगर आप इसको पोजीशन पे इंटीग्रेट मोमेंटम पे इंटीग्रेट कर दे तो ये प्योरली स्पेस टाइम का फंक्शन रह जाता है। तो टाइम अगर मौजूद है किसी चीज़ में तो यू कैन ऑलवेज डिफाइन दी टाइम ऑर्डर्ड। टाइम ऑर्डर्ड हमने डिफाइन कर लिया था हैमिल्टोनियन में, और हमने ये देखा था कि डायसन का जो फार्मूला बना उसके अंदर जब भी आपने स्कैटरिंग मैट्रिक्स लिखते हैं तो स्कैटरिंग मैट्रिक्स फाइनल और इनिशियल मैट्रिक्स एलिमेंट्स लिखते हैं किसी स्कैटरिंग मैट्रिक्स के बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल स्टेट, तो उसको लिखने में जो दरमियान में आपके हैमिल्टोनियन डेंसिटीज़ आती हैं यू कैन ऑलवेज टाइम ऑर्डर दैम। और आप फिर फर्स्ट ऑर्डर में एक हैमिल्टोनियन आएगा, सेकंड ऑर्डर में दो हैमिल्टोनियन। जब मैं हैमिल्टोनियन कह रहा हूं तो इसका मतलब है हैमिल्टोनियन डेंसिटी है। थर्ड ऑर्डर में तीसरा। और मैं क्यों टाइम ऑर्डर की बात की थी, क्योंकि अगर आपको याद हो तो हैमिल्टोनियन डेंसिटी में आपने d3x पे जब इंटीग्रेट किया था तो वो सिर्फ टाइम का फंक्शन रह गया था। इसका मतलब है अब वो जाना जा रहा है सिर्फ और सिर्फ अपने टाइम से कि कौन सा इवेंट कब अकर हुआ और कब वो उसको आपने ऑब्जर्व किया। फिर हमने ये कहा था कि जब हमने वैक्यूम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाली थी उसी हैमिल्टोनियन को जो हमने एक लंबे चौड़े मेथड से सॉल्व करके निकाला था जो कि इन टर्म्स ऑफ क्रिएशन एंड एनहीलेशन ऑपरेटर था, तो हमने ये देखा था कि जो वैक्यूम एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वैक्यूम की जो वैक्यूम एक्सपेक्टेशन वैल्यू वो ज़ीरो नहीं निकलती बल्कि वो प्रोपोर्शनल है कम्यूटेशन ऑफ ए और ए डैगर। अगर तो वो डिफरेंट स्पेस टाइम पॉइंट पे होते तो वो डेल्टा होता के माइनस के प्राइम जो वेक्टर के साथ था, लेकिन वो चूँकि डिफरेंट मोमेंटा के साथ नहीं सेम मोमेंटा था तो डेल्टा ऑफ ज़ीरो बन गया था। तो आपने कहा था ये वो इन्फिनिटी है जो आपकी स्पेस की वजह से है। यू कैन नॉट हैव एन इनफाइनाइट स्पेस, यू कैन ऑलवेज लोकलाइज योर सेल्फ। और आपने कहा था इंस्टेड ऑफ एनर्जी लेट्स कैलकुलेट एनर्जी डेंसिटी विच इज़ द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी कैलकुलेट करने के बाद आपने अगला स्टेप क्या किया था, आपने कहा एक इन्फिनिटी से तो जान छूट गई है, लेकिन एक ऐसी इन्फिनिटीज़ है, एक अभी भी एक ऐसी इन्फिनिटी मौजूद है जो मोमेंटम की पावर के साथ ग्रो करती है। इट गोज़ एज k टू द पावर 4। और लोअर लिमिट पे तो कोई मसला नहीं है, अपर लिमिट पे इट बिकम्स इन्फिनिटी। तो आप कहते थे कोई भी थ्योरी हमारे पास ऐसी नहीं है जो हर ऑर्डर पे वैलिड हो, तो आपने क्या किया था, आपने कहा था वी कैन ऑलवेज डिफाइन अ कट ऑन द अपर लिमिट पे हम कोई कट ऑफ डिफाइन कर सकते हैं। तो आपने कट ऑफ डिफाइन कर लिया था डिपेंडिंग अपॉन द थ्योरी, तो आपने कट ऑफ डिफाइन करके थ्योरी को उस लिमिट तक सॉल्व कर लिया था। अच्छा, अब जब हम देखेंगे अगले वीक के जब भी आप कोई कट ऑफ डिफाइन करते हो तो उसकी कोई ना कोई कॉस्ट पे करते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है ना वो उस कट ऑफ पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए। ये हम अगले वीक में इस पे आएंगे। ये बिल्कुल वही बात है कि मैंने वैक्यूम एक्सपेक्टेशन वैल्यू को कट ऑफ करके सॉल्व किया था। मैंने वॉल्यूम पे कट किया था, स्पेस को चॉप अप किया और इसको वॉल्यूम में रखा। एंड ऑफ द डे एनर्जी डेंसिटी में एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में कोई वॉल्यूम नहीं था, मैंने कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली जो के वाली थी उसका कट ऑफ किया, लेकिन मैंने देखा ये इन सारी चीज़ों से बचने का तरीका ये है कि हम हैमिल्टोनियन से वैक्यूम एनर्जी को सब्ट्रैक्ट ही कर दें ताकि हर दफ़ा ये जो ए और ए के कम्यूटेशन से जो टर्म आ रही है ये ज़ीरो होती जाए। ठीक है ना। तो फिर हमने कहा था कि इसको हमने रीडिफाइंड हैमिल्टोनियन कह दिया था या रीनॉर्मलाइज्ड हैमिल्टोनियन, आप इसको अदर फैंसी लैंग्वेज में कह लीजिए। फिलहाल रीनॉर्मलाइजेशन से इसका ताल्लुक सिर्फ और इतना ही है कि हमने जितनी इन्फिनिटीज़ थी उनको किसी ना किसी तरीके से छुपा लिया था, क्योंकि फिजिकली वो जो आप एनर्जी मेजर करेंगे किसी स्टेट की उनमें तो ये नहीं आती चीज़, ये जो है ये जो ई नॉट तो नहीं आता विद रिस्पेक्ट टू ई नॉट मेजर करते, तो आपने ई नॉट को सब्ट्रैक्ट आउट कर दिया। एक्चुअली यू सब्ट्रैक्टेड दीज इन्फिनिटीज फ्रॉम योर ओरिजिनल हैमिल्टोनियन। एग्जैक्टली, बिल्कुल एग्जैक्टली। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने वी हैव जस्ट सब्ट्रैक्टेड द वैक्यूम एनर्जी आउट ऑफ दिस हैमिल्टोनियन किसी ना किसी तरीके से। जो इन्फिनिटीज़ थी, क्योंकि फिजिकल थ्योरी ना डेल्टा पे डिपेंड करना था, डेल्टा ऑफ जीरो, डेल्टा क्यूब ऑफ जीरो पे, और ना उस कट ऑफ पे जो आपने लगाया था, तो उसका तरीका यही था कि इसको जो आप नई एनर्जी निकालें वो अंडर द रग किया हो, आपने इस चीज़ को छुपा दिया हो किसी ना किसी चीज़ में। तो आपने कहा था कि इसका अगर इस चीज़ को पीछे लेके जाते तो आपने देखा इसकी जो हिस्ट्री जो इसकी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ से शुरू हुआ था कि जो ए और ए डैगर है वो कम्यूट नहीं करते। तो देयर इज़ ऑलवेज, और ये जो
ये जो वैक्यूम एनर्जी को एब्जॉर्ब किया था आपने ओरिजिनल हैमिल्टोनियन में, यानी सब्ट्रैक्ट आउट किया था, उसका एक तरीका ये था कि अब मान लें कि अगर सारे एनहीलेशन ऑपरेटर राइट पे हैं और सारे क्रिएशन ऑपरेटर लेफ्ट पे आएँ तो हम इस टर्म को एक्चुअली हमने अवॉइड ही किया था। ये टर्म उसी से काटी थी जो इन दोनों की स्विचिंग से आती थी। तो हमने कह दिया अगर इस टर्म को सब्ट्रैक्ट करें तो अब स्विचिंग में कोई मसला नहीं है, जो जो आती जाएगी वो अगली ई नॉट वाली टर्म से कटती जाएगी। तो हमने ये मान के चले थे। तो हमने ये कह दिया था कि ए और ए डैगर अब कम्यूट करते हैं इस नए हैमिल्टोनियन में, ठीक है ना, क्योंकि आगे पीछे कर भी लें तो काटें तो जवाब वही रहता है। तो इस चीज़ को हमने कहा था ये नॉर्मल ऑर्डर है। नॉर्मल ऑर्डर से मुराद ये है एवरी क्रिएशन ऑपरेटर कम्स टू द लेफ्ट एंड एवरी एनहीलेशन ऑपरेटर्स कम टू, हर एनहीलेशन ऑपरेटर दूसरे से दाएं पे आता है और सारे क्रिएशन ऑपरेटर लेफ्ट पे हैं, सारे एनहीलेशन ऑपरेटर्स राइट। उस वक्त तक आप ये काम करते जाएंगे जब तक सारे के सारे एनहीलेशन ऑपरेटर अब दाईं तरफ नहीं ले आके आ सकते, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोसेस। फिर हमने ये बात की थी कि हमने एक थ्योरी पढ़ी थी और उस थ्योरी के अंदर हमने एक चीज़ को स्टडी किया था, और थ्योरी में मैंने कहा था कि जो इंटरएक्शन लैग्रांजियन है वो जो मैं मान के चला था वो था -1/2 म्यू स्क्वेयर्ड फाई स्क्वेयर्ड, और फाई जो है ये फंक्शन ऑफ एक्स है। और हमने कहा था कि अगर आपके पास एक पार्टिकल हो इनिशियल स्टेट में, अगर आपके पास इनिशियल स्टेट में एक पार्टिकल हो जिसका मोमेंटम k हो, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? यू कैन ऑलवेज राइट इट एज ए डैगर ऑफ k वेक्टर एक्टेड अपॉन 0। एक पार्टिकल आपने माना था कि ये फाइनल स्टेट में भी एक ही पार्टिकल है। पहले हम ईजीएस्ट चीज़ सॉल्व कर रहे थे जिसका मोमेंटम आपने कहा था ये k प्राइम है और ये बराबर है वैक्यूम को a ऑफ k प्राइम पे, क्योंकि ये अगर इनिशियल स्टेट में क्रिएट करेगा तो ये एक फाइनल स्टेट में एक पार्टिकल को क्रिएट करेगा। हमने कहा था कि एक चीज़ है जिसे हम कहते हैं विक्स थ्योरम। विक्स थ्योरम आपको क्या बताता था? हाउ यू कैन गो फ्रॉम टाइम ऑर्डर टू नॉर्मल ऑर्डर। यानी आपने जो चीज़ लिखी थी, जो आपने एस एन डिफाइन किया था, अब आपने कह दिया था कि जो आपको याद है कि डायसन फार्मूला में एस एन की डेफिनेशन क्या थी? चलें एफ आई लिख लेते हैं, मैट्रिक्स एलिमेंट एफ माइनस आयोटा टू द पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल जी, इंटेग्रल्स बिल्कुल ठीक है, d4x1 से लेकर d4xn। टाइम ऑर्डर था फिर, लेकिन यहाँ लैग्रांजियन नहीं आता था बल्कि हैमिल्टोनियन आते थे, और फिर इनिशियल स्टेट आ जाती थी। और आपको पता है इस सिंपल से लैग्रांजियन के लिए जो हैमिल्टोनियन था उसमें यही लैग्रांजियन लिया था या प्लस लिया था, मुझे अब याद नहीं, प्लस था। चलो ओके चलो। और हैमिल्टोनियन जो था हमारे पास फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी कोई बात नहीं, मैंने कहा जो भी हो जाए प्लस माइनस, वो तो ग्लोबल साइन ही होगा ना, सबके साथ आए -1/2 म्यू स्क्वेयर्ड फाई स्क्वेयर ऑफ एक्स। तो हमने कहा था कि एक्चुअली हम सेकंड ऑर्डर पे डिफाइन कर रहे हैं। जब हमने सेकंड ऑर्डर पे इसको लिखा था टाइम ऑर्डर ऑफ फाई स्क्वेयर्ड x1 फाई स्क्वेयर्ड x2 को, तो अब यहां पर विक्स का काम आया था। विक्स रोटेशन, विक्स कॉन्ट्रैक्शन ने आपको यह बताया था कि आप क्या करेंगे, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस यू कैन ऑलवेज राइट डी ऑफ फाई ऑफ x1 फाई ऑफ x1 फाई ऑफ x2 एंड दो फील्ड x1 पे हैं, दो फील्ड x2 पे हैं। तो आपने क्या कहा था? पहला स्टेप तो ये होगा कि चारों फील्ड नॉर्मल ऑर्डर में, अगला स्टेप क्या था? अगले स्टेप पे आपने कहा था कोई से दो को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे लेकिन सेम पॉइंट्स पे कंट्रैक्शन जो थी वो वैनिश हो जाती थी। तो आपने कहा ऐसी चार टर्म्स हैं जिनमें
जिनमें 2 फील्ड नॉर्मल ऑर्डर हैं और 2 फील्ड जो हैं वो कॉन्ट्रैक्टेड, और एवरी कॉन्ट्रैक्शन इज अ फाइनमैन प्रोपेगेटर। अगर ये 4 टर्म्स थी तो अगली टर्म में क्या होना था, 2 फील्ड्स को और कॉन्ट्रैक्ट करना था आपने, तो इसके ऊपर एक कॉन्ट्रैक्शन आ जानी थी। तो इसका मतलब है एक टर्म और आनी थी, जो ये थी 4, जो मैंने कल नहीं लिखी थी। मैंने कहा था कि पहले आप कोई से 2 फील्ड कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और फिर अगले भी। इसमें से हर टर्म कोई ना कोई फिजिकल प्रोसेस को करस्पॉन्ड करती है। मसलन इस टर्म के अंदर ऐसी चीज़ें आएंगी जिनमें एक से ज़्यादा ए और ए डैगर हैं, अगर या 4 ए डैगर हो सकते हैं, 4 ए हो सकते हैं, वगैरह वगैरह, उससे चलते जाएं। ये ऐसी टर्म्स होंगी जिनमें 2 क्रिएशन 2 एनहिलेशन हो सकते हैं। सॉरी, लेट मी से इट अगेन। एक क्रिएशन 1 एनहिलेशन हो सकता है, 2 क्रिएशन हो सकते हैं, 2 एनहिलेशन हो सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर की टर्म है ना ये वाली। क्योंकि आपको ये याद है कि आपने लिखा था फाई ऑफ एक्स को इन टर्म्स ऑफ फाई माइनस ऑफ एक्स एग्जैक्टली प्लस फाई प्लस ऑफ एक्स। फाई माइनस में क्या चीज़ थी, फाई माइनस में क्या थी और फाई प्लस में क्या था? फाई माइनस में ए था और फाई प्लस में ए डैगर था। आपने कहा था कि ये एक्चुअली फाई माइनस में आता है, ये इस तरह की चीज़ थी। मैं इंटीग्रेट नहीं कर रहा इसको के पे, इंटेग्रल नहीं लिखूंगा। ई टू द पावर आयोटा के डॉट एक्स ए ऑफ के था, और इसमें क्या था, ई टू द पावर माइनस आयोटा के डॉट एक्स ए डैगर ऑफ के था। कल जब आपने इसको सॉल्व किया था सारी चीज़ को, तो आपने देखा था जो आपका आंसर आया था, मैं वो लिखता हूँ और वहाँ से फिर मैं फाइनमैन रूल लिखूंगा। आज एक स्टेप और करेंगे, एक एप्लीकेशन और कर लेंगे। अच्छा, अगर आप अगर देखें तो कल क्या हमने, इसका मतलब ये है कि जब हमने इसको खोला था इस टर्म को, इसको देख लेते हैं। चलें, हाँ किधर गई है ये वाली, हाँ लेट्स लुक एट दिस टर्म फाई ऑफ x1 फाई ऑफ x2, इसके नॉर्मल ऑर्डर को। तो ये किसके बराबर है, ये है फाई माइनस x1 फाई माइनस x2। पहले मैं इनको अभी नॉर्मल ऑर्डर नहीं कर रहा, अभी तक मैंने रखा हुआ है इनको, प्लस फाई माइनस x1 फाई प्लस x2। माइनस में ए डैगर आता है और इसमें ए आता है। माइनस में ए डैगर आती है, प्लस में एनाइलेटर। अच्छा, फिर यहाँ पर ए डैगर आता है, आप ये कह रहे हैं, और यहाँ पर या तो मुझे अब याद नहीं डेफिनेशन। चले ठीक है, जो भी अभी पता चल जाएगा, खैर कोई बात नहीं, ये साइन ठीक होता है, ये साइन ठीक है। वहाँ माइनस है और यहाँ पर ये प्लस वाले, माइनस वाले में यहाँ प्लस होता है, प्लस वाले में यहाँ माइनस होता है। चलो ठीक है, प्लस, वेरी गुड। चले अगली टर्म क्या होगी, फाई प्लस x1 फाई माइनस x2, और उससे अगली टर्म क्या होगी, फाई प्लस x1 फाई प्लस x2। इन सब का नॉर्मल ऑर्डर। एक सेकंड, मुझे एक चीज़ देख लेने दे डेफिनेशन में, कहीं उल्टा ना कर दूं काम, फिर अगली, खैर कर भी दिया तो अगली दफ़ा फिर चेंज कर लेंगे। पता नहीं कहीं लिखा होगा, याद भी नहीं कि कहीं लिखा हुआ है। ये होता है ना, अगर जब आपने कोई चीज़ लिख के ना रखी हो, लेकिन आप कह रहे हैं तो आपकी बात मैं मान लेता हूँ। एनीवेज चल, जी वो तो ज़ीरो बिल्कुल सही है। आप कह रहे हैं फाई माइनस में ए डैगर होता है, ये कह रहे हैं आप, ठीक है, गुड, चलें, ओके गुड। पता नहीं मैंने नहीं लिखा, वो सही कह रहे होंगे, आप सही कह रहे हैं।
स्टूडेंट्स हमेशा ठीक होते हैं। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें 2 ए डैगर हैं, आपको याद है, इसमें ए डैगर है। इसमें क्या है, नॉर्मल ऑर्डर के बगैर कह रहा हूं मैं, इसमें ए डैगर ए है, इसमें ए डैगर है, और इसमें ए और ए है। ये हमें नहीं चाहिए क्योंकि ये 2 पार्टिकल एनहिलेट करता है, एक करेगा दूसरे का करने के लिए रहेगा ही नहीं, जवाब 0 हो जाएगा। ये फाइनल स्टेट से 2 पार्टिकल को एनहिलेट कर देता है, ये भी नहीं चाहिए। इसका मतलब है ये हमारे काम के हैं जिसमें एक एनहिलेशन और एक क्रिएशन ऑपरेटर आता है। जब हमने कल इसको लेके सॉल्व किया था तो जो आपके पास रिजल्ट आया था वो क्या था, यार वो डस्टर पीछे पड़ा है, इधर से फेंक दोगे था, ये बहुत गीला है ये वाला ना। अच्छा चलें, ठीक है, फेंक दो कोई बात। थैंक यू। जब हमने इसको सॉल्व किया था तो हमारे पास जो सेकंड ऑर्डर पर्टर्बेशन में ये पर्टर्बेशन टर्म थी ना, याद है, मैंने कहा था जब ये सॉल्व किया था तो मैंने कहा था अगर पैरामीटर लिख लेते कोई साथ में तो आपको पता चल जाता कि ये पर्टर्बेशन है। तो ये सेकंड ऑर्डर में जब आपने सॉल्व किया था इसको तो आपके पास देखें क्या क्या फैक्टर आए थे। पहला फैक्टर आपके पास आया था माइनस आयोटा म्यू स्क्वेयर्ड, इसका होल स्क्वायर था, एक 2 फैक्टोरियल नीचे था और एक 2 कट आया था आंसर, क्यों, क्योंकि ये और ये एक ही जैसा कंट्रीब्यूट करते थे, इनटू 1 ओवर 2 पाई टू द पावर 3/2 2k0 टू हाफ और 1 ओवर 2 पाई टू द पावर 3/2 2k0 टू द पावर हाफ प्राइम के साथ आया था। ये 2 टर्म्स आई थी। और क्या आया था आपके पास साथ, आपके पास बिल्कुल एक प्रोपेगेटर था, आयोटा ओवर k स्क्वेर्ड माइनस m स्क्वेर्ड प्लस माइनस, अच्छा लिखे ना लिखे अंडरस्टूड होगा प्लस में, क्योंकि अगर ये ना भी कभी लिखा हो ना तो ये है कि k स्क्वेयर m स्क्वेयर के बराबर नहीं है। और क्या चीज़ थी, यही जवाब था ना। यहां से फाइनमैन ने अपने रूल्स दिए थे। फाइनमैन ने कहा था कि इसको आप ऐसे समझिए कि पहली चीज, फॉर एनी इनकमिंग और आउटगोइंग scalar particle, there is a factor of there is a factor of 1 over 2 pi to the power 3/2 2k0 अंडर रूट, यानी ये भी 2 पाई क्यूब का अंडर रूट ही है, लेकिन वो मुझे लिखना अंडर रूट मुश्किल लगता है। उसने कहा था हर स्केलर पार्टिकल के लिए एक फैक्टर है 1 over 2 पाई क्यूब 2k0 का। अब अगर स्केलर पार्टिकल आ रहे हैं तो कोई ना कोई वर्टेक्स पे आके मिलेंगे। उसने कहा था फॉर एवरी वर्टेक्स देयर इज अ कपलिंग। और कपलिंग कहां से डिफाइन होगी, जो आपका लैग्रांजियन होगा या जो आपका हैमिल्टोनियन होगा। और यहां पर क्या थी, माइनस आयोटा म्यू स्क्वायर। अच्छा ये तो कट गया था ना, ये तो ऐसे ठीक है। तीसरा है फॉर एवरी स्केलर प्रोपेगेटर वी हैव आयोटा ओवर
के स्क्वेड माइनस एम स्क्वेड प्लस माइनस आयोटा एप्सिलॉन। ये हर स्केलर फैक्टर के लिए है। तीसरा रूल कपलिंग, ये हो गए एंड फॉर, और एक फैक्टर होगा 2π4 डेल्टा 4 के प्राइम माइनस के, यानी फाइनल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम, जो के रिप्रेजेंटिंग या इंश्योरिंग, जो भी कह लें, इंश्योरिंग एनर्जी मोमेंटम दिस विल एंश्योर एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन। सारे फैक्टर्स लिख लिए, कोई रह तो नहीं गया। अच्छा, आप क्या करेंगे, ये दीज आर नोन एज द फाइनमैन रूल्स, ठीक है, और ये स्केलर फील्ड थ्योरी के लिए फाइनमैन ने आपको बना के दे दिए थे। उसने कहा इससे किसी भी प्रोसेस को लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, उसका एम्पलीट्यूड लिख सकते हैं। लंबी चौड़ी जो विक्स के बाद आपने कैलकुलेशंस की थी ना, इनकी ज़रूरत नहीं है। एक हर पार्टिकल के लिए आप ये फैक्टर लिखेंगे। मैं अभी इसकी और एप्लीकेशंस करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। ये सारी चीज़ जो है ना, अदर देन डेल्टा फंक्शन, ये वाली चीज़, दिस इज नोन एज आयोटा टाइम्स ए। इसको हम कहते हैं कि ये एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड है स्कैटरिंग का। तो फाइनमैन ने इसको पिक्चोरियल वे में भी ड्रॉ किया था, जिसे कहते हैं फाइनमैन डायग्राम। उसने कहा एक स्केलर पार्टिकल आएगा, फर्ज करें किसी स्पेस टाइम पॉइंट के ऊपर, लेट्स से जिसका मोमेंटम के है, ठीक है, कोई ना कोई चीज़ प्रोपेगेट की, इधर से इधर तक आया, इधर से इधर जब गया तो एक पार्टिकल मोमेंटम के प्राइम में चला गया। अब आप देखें ज़रा कैसे लिखेंगे। इसके लिए फैक्टर क्या है, ये वाला। इसके लिए फैक्टर क्या है, यही वाला, सिर्फ के जीरो प्राइम के साथ। दो फैक्टर आगे। हर वर्टेक्स पे कपलिंग क्या है, माइनस आयोटा म्यू स्क्वेड माइनस आयोटा म्यू स्क्वेड, और दरमियान में क्या है, स्केलर का प्रोपेगेटर। जिधर से मर्जी डिफाइन कर ले, स्केलर की कोई डायरेक्शन, इधर से इधर भी जा सकता था, इधर से इधर भी आ सकता था, ये एमिट कर सकता था, ये एब्जॉर्ब कर सकता था, वाइस वर्सा। तो आयोटा ओवर के स्क्वेड माइनस एम स्क्वेड प्लस माइनस आयोटा एप्सिलॉन। अच्छा, इसमें ना ये कोई एंगल नहीं होता अमूमन, ये मत समझिएगा कि ये कोई एंगल है, एब्सोल्युटली नहीं। फाइनमैन डायग्राम बनाने का तरीका आप ऐसे बनाएं, आप इस डायग्राम को ऐसे बनाएं, आप इस डायग्राम को जिस तरह मर्जी और किस तरह बना चलें, आप इसको ऐसे भी बना सकते थे। ये ड्रॉ करने का अंदाज है सब सेम है, इसमें कोई एंगल नहीं है, ये मत समझिएगा कि कोई एंगल है। ये नहीं, स्केलर है, एंगल है ही नहीं, ये तो जस्ट पिक्चोरियली ड्रॉ किया हुआ है, एस्थेटिकली देखने के लिए खूबसूरत लगे ना, क्या सीधी सी लाइनें ड्रा कर सकते हैं ना, है ना। वरना तो हम ये भी कर सकते थे, एक पार्टिकल आया, उसने एक प्रोपेगेटर निकाला दूसरे पार्टिकल में, लेकिन ये समझे टाइम ऑर्डर्ड है। ये इसने x1 पे आया, कोई चीज़ निकाली, x2 पे एब्जॉर्ब होगी। तो टाइम एरो की डायरेक्शन बाद में हम कभी करेंगे, अभी ज़रूरत नहीं है उस पर कॉम्प्लिकेट करने की चीज़ों को। कमाल नहीं किया था फाइनमैन ने, 2 पॉइंट फंक्शन कैलकुलेट किया, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। लेकिन हाँ, इनकमिंग और आउटगोइंग स्टेट में पार्टिकल्स मौजूद हैं, वैसे कोरिलेशन नहीं है। हाँ, वैसे भी 2 पॉइंट फंक्शन फाइंड कर सकते थे अगर कोई पार्टिकल ना भी होता तो, लेकिन हम ये किया कि एक पार्टिकल मौजूद था इनिशियल और फाइनल स्टेट में, उनके दरमियान में लेके कैलकुलेट किया x1 और x2 का। बिल्कुल दिस इज अ स्कैटरिंग, एग्जैक्टली दिस इज अ स्कैटरिंग, बिल्कुल सही। सिर्फ एक पार्टिकल के साथ स्कैटरिंग का हम यूजुअली दो लिए हुए ना। हाँ एग्जैक्टली अगर मैं कह रहा हूँ कि ये एक x1 पे आया था तो ये x2 तक गया था, और टाइम एरो इस तरफ है कि x1 पे उसने कुछ छोड़ा और x2 पे पकड़ा। ये भी कर सकता था कि अगर x2 पहले होता और x1 में, लेकिन ये डायग्राम दोनों के लिए सेम रिजल्ट देती क्योंकि स्केलर पार्टिकल्स हैं। ठीक, यही जुनैद कहना चाह रहे हो, ठीक है ना, बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि वो मैंने मिटा दिया, 5x1 5x2 था। इसका मतलब ये है कि इस सारी एपिसोड से जो हमने चीज़ सीखी वो ये सीखी कि आप ये देखेंगे कि मैंने जो लिखा था कि जब आप विक्स थ्योरम यूज़ करेंगे टू गो फ्रॉम टाइम ऑर्डर टू
नॉर्मल ऑर्डर, तो हर टर्म किसी ना किसी फिजिकल प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रही होगी। जो अभी तक आपने काम किया था उसमें इनिशियल स्टेट में भी एक पार्टिकल था, फाइनल में भी, तो आपने देखा इन सारी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनमें सिर्फ एक टर्म रेलिवेंट है। अब एक और पॉसिबिलिटी करते हैं, देखते हैं उसमें कौन सी टर्म रेलिवेंट है। यहां तक कोई क्वेश्चन अगर हो। हाँ, एक चीज़ मैं सॉरी बताना भूल गया, जिस ऑर्डर की थ्योरी होती है ना, ये थ्योरी किस ऑर्डर की थी, फाई स्क्वायर्ड की, उतने फील्ड हमेशा एक वर्टेक्स पे आते हैं। यहाँ फाई स्क्वायर है तो यहाँ दो स्केलर फील्ड एक वर्टेक्स पे होने चाहिए एट द लीडिंग ऑर्डर। देखें, दो हैं इस वर्टेक्स पे, दो हैं इस वर्टेक्स पे, एक ये स्केलर फील्ड है, एक ये स्केलर फील्ड है। अगर 5-4 होती तो 4 स्केलर फील्ड होते, हम करेंगे उसको। 5-4 थ्योरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी समझी जाती है, ठीक है। उसमें 4 लाइनें एक जगह पे आ रही होंगी, आ रही हों, जा रही हों, 4 लाइनें एक जगह पे मिल रही होंगी, आ रही होंगी कि गलत लफ्ज़ है, 4 लाइनें एक जगह पे मिल रही होंगी। अच्छा चलें, अगर यही सारी की सारी कैलकुलेशन में फाई स्क्वायर थ्योरी के अंदर, प्लीज़ अब जिस मर्जी ऑर्डर पे चले जाएंगे 4 ही रहेंगे, उतनी रहेंगे जिस ऑर्डर की थ्योरी है। और जो टर्म का जो ऑर्डर होता है वो क्या चीज़ मतलब डिफाइन करता है डायग्राम? मतलब एक तो है ना कि कोरिलेशन कि जितने वर्टिसेस हैं उतने वो कोरिलेशन फंक्शन है, फिर उसमें जोन सी फील्ड का ऑर्डर है उतनी लाइनें एक वर्टेक्स पे मिलेंगी। तो जो टर्म का ऑर्डर है वो क्या चीज़, क्या किस चीज़ का जो टर्म है सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर, ये तो पर्टर्बेशन थ्योरी की टर्म्स है, कपलिंग है ना। अगली टर्म होगी वो आयोटा म्यू स्क्वायर्ड का क्यूब हो जाएगी, उससे अगली टर्म आयोटा म्यू स्क्वायर का 4 हो जाएगी। वो हायर लूप्स होंगे, वो लूप डायग्राम्स होंगी, वो करेक्शंस होंगी, बिल्कुल उस तरह जिस तरह अगर आप वैसे कैलकुलेट करें ना, एक फॉर एग्जांपल ये थी, इसके अंदर अगर आप एक और ले लेते स्केलर का लूप ऐसे करके, तो यहाँ पर भी माइनस आयोटा म्यू स्क्वायर्ड आ जाना चाहिए था, यहाँ भी माइनस आयोटा म्यू स्क्वायर्ड आ जाना चाहिए था। तो ये अब डायग्राम किस ऑर्डर की बन जानी थी, माइनस आयोटा म्यू स्क्वायर टू द पावर 4। अगर आप एक और डाल देते इसमें ऐसे वाला, तो अब ये किस ऑर्डर की हो जानी थी, माइनस आयोटा म्यू स्क्वायर टू द पावर 6। तो हम ये कहते हैं ये लीडिंग ऑर्डर है, ये फिर नेक्स्ट टू लीडिंग ऑर्डर है, फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट लीडिंग ऑर्डर है, अप टू सो ऑन एंड सो फोर्थ। डिपेंड करता है पर्टर्बेशन थ्योरी में कहाँ। हर चीज़ जो एमिट होकर एब्जॉर्ब हो रही है वर्चुअल है, जो आपको आउटकम पे नहीं मिल रही वो वर्चुअल है। वर्चुअल इज़ अ प्रोपेगेटर, लेकिन ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड होती है डायग्राम, इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है। और ये QCD में और ज़्यादा मुश्किल होती हैं। ये पाकिस्तान में एक ही बंदा करता था मल्टी लूप डायग्राम्स, जो उसने PhD की थी जब, तो वो हमारा दोस्त है बड़ा कॉम्पिटेंट इस फील्ड में, अब्दुर्रहमान, उसकी PhD थी उसकी PhD थी मिशाक के साथ, और उसने ये वो करते हैं मल्टी लूप कैलकुलेशंस इन बी फिजिक्स ना, इन QCD बी को आकी, तो अब्दुर्रहमान करता तो थे। ये प्योरली कंप्यूटेशनल वर्क होता है, बट इट रिक्वायर्स अ वेरी वेरी गुड कंप्यूटेशनल एबिलिटीज टू डू इट। तो अब्दुर्रहमान करता होता था ये। अभी भी करता है था, मैंने वैसे ही कह दिया तो, लेकिन अब पाकिस्तान में नहीं करता, कहीं बाहर होता है आजकल। अच्छा भाई, अब एक आसान काम करते हैं, उससे सबसे ज़्यादा आसान, आपने कभी सोचा है यही स्कैटरिंग मैट्रिक्स एलिमेंट अगर वैक्यूम टू वैक्यूम पे कैलकुलेट करें तो क्या होगा? आपको ये बात पता है ना कि 0 जो है और 0 जितने मर्जी वैक्यूआज होते, अगर ये K1 K2 K3 K4 के लिखे जाते, 0 K1 0 K2 सब का, और उधर भी लिखते 0 K1 K2, तो हर एक अपने अपने को देखता 1 1 1 1, तो टोटल आंसर 1 बनता, नॉर्मलाइज्ड होता। यही जुनैद अमकाल जो डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, अगर आप इसको देखें तो अगर मैं आपसे अब कहूं कि भाई इसी फाई स्क्वायर थ्योरी में आप SFI कैलकुलेट कर दें, जिसमें I भी वैक्यूम स्टेट हो और F भी वैक्यूम स्टेट हो, दिस इज नोन एज अ वैक्यूम टू वैक्यूम ट्रांजिशन या नो पार्टिकल टू नो पार्टिकल ट्रांजिशन,
at second order in perturbation theory. No particle in the initial state, there is no particle in the final state. अजीब सी बात लग रही है ना? कौन सी टर्म रेलिवेंट होगी जो हमने लिखी थी थोड़ी देर पहले? कोई बात नहीं, जो मर्जी, कोई पार्टिकल नहीं, अब ग्राउंड स्टेट नहीं होती पार्टिकल की, या कोई पार्टिकल है या नहीं है। ग्राउंड स्टेट होती है जब हैमिल्टोनियन लगाते हैं, अब हम हैमिल्टोनियन नहीं लगाएंगे ना। कैसे कैलकुलेट करूं जी, कौन बताएगा? कौन सी टर्म रेलिवेंट है? नहीं, अगर ए होगा तो इसको खा जाएगा, ए डैगर होगा तो इसको खा जाएगा। कौन सी टर्म रेलिवेंट है? ए डैगर भी नहीं हो सकती थी। नॉर्मल ऑर्डर भी है भाई, नॉर्मल ऑर्डर भी है। आप कह रहे हैं ना ए टर्म रेलिवेंट होगी, आपने थोड़ी देर पहले लेट्स डू इट इन, वही इंटरेक्शन हैमिल्टोनियन है हमारा, -1/2 म्यू स्क्वेर्ड फाई स्क्वेर्ड। कौन सी टर्म रेलिवेंट होगी, मैं ये आपसे पूछ रहा हूं। अभी थोड़ी देर पहले खोली थी हमने टाइम ऑर्डर वाली, तो जिसमें चारों हैं, नहीं चारों वाली तो नहीं, कौन जिसमें कोई ए और ए डैगर चाहिए आपको, कोई ए और ए डैगर चाहिए आपको इन स्टेट्स के लिए? कोई खैर कोई चाहिए टाइम ऑर्डर वाली टर्म, कोई चाहिए आपको? हाँ, लेकिन अब है ही कुछ नहीं ना, अब है ही कुछ नहीं, अब तो वैक्यूम है ना। नहीं, और दूसरी बात बिल्कुल सही बात है, दूसरी बात यह है कि आपके पास नॉर्मल ऑर्डर में चीज़ें ऐसे लिखी जाती हैं। अगर ये लिखा हुआ है ना ए ऑफ के, ए डैगर ऑफ के, अगर नॉर्मल ऑर्डर में लिखा हुआ है तो ये बराबर है ए डैगर ऑफ के और ए ऑफ के। अब ये तो लगेगा तो ख़त्म कर देगा इसको। क्या आपको कोई ऐसी टर्म चाहिए जिसमें ए और ए डैगर हो? कोई ऐसी टर्म चाहिए होगी जिसमें ए और ए डैगर हो? वैक्यूम है तो 2 ए डैगर भी लगेंगे इस पे, तब भी 0 देंगे, 2 एज लगेंगे इस पे भी 0 देंगे, और ए डैगर वाली नॉर्मल ऑर्डर होने के बाद वापस 0 देंगे। तो अब तो आपने जो अभी थोड़ी देर पहले लिखी थी, जब आपने टाइम ऑर्डर से नॉर्मल ऑर्डर गए थे, तो कोई भी अगर कोई चीज़ क्रिएट और एनहीलेट करने के लिए नहीं है ना, तो कोई भी आपको 5+ और 5- नहीं चाहिए। 5+ और 5- उस वक्त चाहिए जब कोई चीज़ क्रिएट और एनहीलेट करनी है। अगर आपको कोई नहीं करनी तो कोई ऑपरेटर नहीं चाहिए। तो कौन सी रेलेवेंट टर्म होगी? सो फ्रॉम टी ऑफ phi squared x1 phi squared x2, the relevant term is कौन सी होगी जी? कौन सी होगी? कभी अभी लिखी थी ना। क्लियर होगी बात? ये नहीं है, अगर बात नहीं क्लियर तो पूछ लें। ठहरे, अगर नहीं क्लियर तो पूछ लें अभी भी बात। क्या है? मतलब ये इससे बनेंगे 4 पीरियड टाइम ऑर्डर से, तो फिर वो जब हम इसको नॉर्मल ऑर्डर में करेंगे तो उससे तकरीबन 4 ये इसके बराबर था। ये इसके बराबर था। पहली टर्म ये थी, फिर 4 टर्म्स थी जिनमें ये था, फिर 4 टर्म थी जिनमें इस टर्म में मैंने आपको बताया था ए और ए डैगर्स मौजूद हैं। जिसमें भी ए और ए डैगर्स मौजूद है वो इसको ख़त्म कर देगी अब, क्योंकि आपके पास कोई स्टेट है ही नहीं है। इसमें भी ए और ए डैगर्स मौजूद हैं, तो फिर कौन सी टर्म रेलिवेंट हुई? फिर कौन सी टर्म रेलिवेंट हुई जिसमें कोई ए और कोई ए डैगर ना हो? तो वो कौन सी है? हाँ,
ये वाली ना, सो द रेलेवेंट टर्म इज एग्जैक्टली यही चीज़ पूछ रहा था। सो द टर्म इज, जो हमें चाहिए वो है विद, इज द वन विद 2 अगर इसकी घर जाके प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये कभी क्लियर नहीं होगा यहाँ पर। अगर आप समझे ना, समझ के चले गए तो बस आ गया। नहीं नहीं नहीं, जब तक जाके लगाएंगे नहीं, हर टर्म को देखेंगे नहीं कि ये क्या करती है, कोई चीज़ समझ नहीं आएगी। और 5-4 में जब मैं करूँगा तो भी आपको लग पता जाएगा कि 5-4 में क्या होगा। उसमें 4 फील्ड्स हैं, ठीक है ना। तो बस ये बात आप याद रखें, आपको ऐसी टर्म्स चाहिए होंगी जिसमें इनिशियल स्टेट में जितने पार्टिकल्स हैं उनको ख़त्म करना है और फाइनल स्टेट में जितने पार्टिकल्स हैं उनको ख़त्म करना है। ऐसी टर्म देखनी है। ये इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स ख़त्म हो सकते थे डिपेंडिंग अपॉन योर इनिशियल स्टेट। अगर एक और एक था तो ये रेलिवेंट नहीं थी, सिर्फ ये थी। अगर कोई नहीं है तो ना कोई ख़त्म करना है और ना कोई क्रिएट करना है, तो अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ चारों प्रोपिगेटर है। इसको करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो क्या कैसे लिखूँ फिर मैं, फिर SFI फिर अपने लिए, तो इसका मतलब है SFI फिर मेरे पास क्या बन गया सेकंड ऑर्डर में, माइनस आयोटा का स्क्वेर्ड ओवर 2 फैक्टोरियल 4, ये वाला 4 का फैक्टर लिखा मैंने, और क्या लिखना था मैंने, 0 D4x1 D4x2। अच्छा, फिर क्या चीज़ आ गई थी दरमियान में, ये आ गया था phi of x1 phi of x2 का ये चीज़, phi of x1 phi of x2, ये 2 प्रोपेगेटर आ गए थे। कोई चीज़ रह गई है जो नहीं लिखी मैंने, और कौन सी चीज़ रह गई, सिर्फ इनिशियल स्टेट रह गई है ना, है ना। कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है, क्यों बेखबाब, कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है ना जुनेद, सब चीज़ें लिख दी हैं। अच्छा, प्रोपेगेटर तो आपको पता है नंबर होता है, उसमें को तो कोई क्रिएशन एनहिलेशन आते ही नहीं है। तो इसका मतलब भैया उतना ही ठीक है जितना ये है, माइनस आयोटा का स्क्वेर्ड ओवर 2 फैक्टोरियल 4 इंटेग्रल D4x1 D4x2। आगे क्या चीज़ बनी आपके पास अब, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आयोटा ओवर, लेट्स से क्या लिखूँ, क्या बताएं, हाँ चलो इंटेग्रल लिख लेते हैं। चलो बताओ क्या लिखूँ, इंटेग्रल, चलें इस तरह करते हैं, D4Q1 ओवर 2 पाई टू द पावर 4 आयोटा ओवर Q1 स्क्वेर्ड माइनस m स्क्वेर्ड प्लस माइनस आयोटा एप्सिलॉन। ये इसका प्रोपेगेटर आ गया, और साथ में e टू द पावर माइनस आयोटा Q1 डॉट x1 माइनस x2। अब प्रोपेगेटर पूरा हुआ है ना। इसके करस्पॉन्डिंग प्रोपेगेटर क्या होगा, एग्जैक्टली सिर्फ मोमेंटम डिफरेंट कर लेते हैं ना, D4Q2 ओवर 2 पाई 4 डेल्टा 4 ऑफ, सॉरी डेल्टा 4 किधर लिख रहा हूँ, देखें इतना ऑब्सेस टू डेल्टा से मैं कि नहीं आया। तो क्या चीज़ बनी यहाँ पर, Q2 स्क्वेर्ड माइनस m स्क्वेर्ड प्लस माइनस आयोटा एप्सिलॉन इंटू e टू द पावर माइनस आयोटा Q2 डॉट x1 माइनस x2। और साथ में विच इज इक्वल टू 1। ठीक है भाई, कोई चीज़ मैंने अच्छा मैं सिर्फ यहाँ पर प्लस लिखता था प्रोपेगेटर में, फिर फ़र्क नहीं पड़ेगा डेफिनेशन में प्लस लिखें या माइनस लिखें, फ़र्क नहीं है। डेफिनेशन में हम यहाँ प्लस लिखते थे, मेरा ख्याल है। चले आयोटा सारे बैलेंस करने हैं मैंने बस, ठीक है भाई। एक टर्म सिर्फ मैंने नहीं लिखी, वो क्या है, कोई आप में से बता सकता है? एक टर्म नहीं लिखी सिर्फ, वो क्या है, यहां भी नहीं लिखी,
और ये 4 का फैक्टर यहाँ लिख लेते हैं, तो ये टर्म यहाँ भी आएगी 4 और ये वाली नहीं लिखी थी, -1/2 म्यू स्क्वायर का स्क्वायर, बाकी सब कुछ लिखा था। बस अब तो कोई काम नहीं, अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं चलें। तो आंसर क्या आ गया? अच्छा, पहली तो बात आप ये देखें, ये 2 फैक्टोरियल है, ये क्या है, या -1/2 का स्क्वायर आएगा ना, और यहाँ 4 है। फिलहाल सारे फैक्टर रखते हैं चलें। 4 माइनस आयोटा ओवर, ताकि एक दफ़ा साफ होकर लिख जाए, 2 फैक्टोरियल सॉरी माइनस आयोटा का स्क्वायर है, यहाँ 1/2 म्यू स्क्वेयर्ड विद नेगेटिव साइन का स्क्वायर हो गया। अच्छा, अब आप क्या करते हैं, अब हम इस तरह करते हैं कि इनको एक जैसों को इकट्ठा लिखते हैं, x1 वालों को इकट्ठा लिखते हैं, x2 वालों को इकट्ठा लिखते हैं। तो सबसे पहले तो ये काम करते हैं, d4q1 d4q2 इन सारों को एक जगह पे लिख लेते हैं, 2 पाई टू द पावर 4 इंटू फिर 2 पाई टू द पावर 4, ये और ये, और क्या आ गया, आयोटा ओवर q1 स्क्वेयर्ड माइनस m स्क्वेयर्ड प्लस माइनस आयोटा एप्सिलॉन, आयोटा ओवर q2 स्क्वेयर्ड माइनस m स्क्वेयर्ड प्लस माइनस आयोटा एप्सिलॉन। अच्छा, अब x1 वालों को इकट्ठा लिखना है मैंने, तो क्या लिखूं, चलें, d4x1 e टू द पावर आयोटा कॉमन ले लेता हूं मैं, q1 प्लस q2 डॉट x1 लिख सकता हूं ना, q1 x1 q2 x1, और क्या बनेगा, d4x2 e टू द पावर माइनस आयोटा q2 q1 प्लस q2 डॉट x2। ठीक लिखा? ये क्या चीज लिखी हुई है, खाली डेल्टा फंक्शन, या क्या, ये लिखा हुआ है 2 पाई टू द पावर 4 डेल्टा 4 ऑफ q1 प्लस q2। ये क्या लिखा हुआ है, ये भी यही चीज लिखी हुई है, 2 पाई टू द पावर 4 डेल्टा 4 q1 प्लस q2। वैसे अगर हम इस तरह डेल्टा फंक्शन को इंटरप्रेट करने की कोशिश करें जिस तरह हम ग्रीन फंक्शन के साथ करते हैं, ये प्रोपेगेटर की तरह का होता है डेल्टा। जी जी, तो हालांकि हम यहाँ पे इंटरेक्शन कंसीडर कर रहे होते हैं, फिर भी सिर्फ डेल्टा फंक्शन आ रहा होता है, ग्रीन फंक्शन की तरह चीज़ क्यों नहीं आ रही होती है? वो दरम्यान में प्रोपेगेटर बन जाता है ना वो ग्रीन्स फंक्शन, तो बाकी आपके पास एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन है। वो पार्ट जो प्रोपेगेट कर रहा था ना ग्रीन्स फंक्शन में, जो इक्वेशन का सोल्यूशन था, वो आप यहाँ लिख चुके थे। अगर आप इसको पुट करें तो ये कैंसिल हो जाएगा उस इक्वेशन से, बाकी आपके पास वो डेल्टा फंक्शन ही बच जाएगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अगर आप इस चीज़ के ऊपर क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन लगाएंगे तो क्या निकलेगा यहाँ से, q1 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, वो इससे कट जाएगा, वापस डेल्टा फंक्शन ही बच जाएगा ना, ठीक है ना। तो वो वही रहा, सिर्फ हमने क्या किया, पोजीशन स्पेस से जब मोमेंटम स्पेस में लेके गए तो ये सोल्यूशन हमने 1 ओवर वही डेल्टा स्क्वायर माइनस m स्क्वायर पोजीशन स्पेस वाला यहाँ लिख लिया था, उसके जो सोल्यूशंस थे। ठीक है जुनैद? अच्छा, एक डेल्टा फंक्शन तो ख़त्म हो जाएगा इससे, जिस पे आपको पसंद है उस पर q2 पे ख़त्म कर लें, तो q2 की जगह क्या आ जाएगा, फिर q2 की जगह क्या आ जाएगा, माइनस q1, खाली q1 नहीं, माइनस q1, वो इंपॉर्टेंट है। ज़रा देखें अब क्या हुआ, हर चीज़ देखें कितनी नेचुरली निकल के आएगी। इस फाइनल रूल में सिर्फ एक चीज़ की कमी थी, वो अब पूरी होगी। इसका मतलब है, अच्छा ये और ये तो कट जाएंगे ना, माइनस आयोटा मैं अंदर ले जाता हूं, तो इसका मतलब है इस सूरत में SFI
सेकेंड ऑर्डर में जब वैक्यूम टू वैक्यूम था, क्या आंसर आ गया? माइनस आयोटा या प्लस आयोटा म्यू स्क्वेयर्ड इस सारे का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू d4q1 ओवर 2 पाई टू द पावर 4। मैंने रहने दिया अभी तक इसको। और क्या चीज़ बन गई यहाँ? आयोटा ओवर q1 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ये तो वही है ना, आयोटा ओवर q1 स्क्वायर्ड माइनस m स्क्वायर्ड प्लस माइनस आयोटा एप्सिलॉन। इसका क्या हो जाएगा? अब स्क्वायर हो जाएगा ना। क्यों? जब मैं q1 की जगह या q2 की जगह माइनस q1 पुट कर लूँगा तो यहाँ पर भी वही चीज़ हो जाएगी ना, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, ये वाला आयोटा का भी स्क्वायर हो जाएगा। ये पूरे का स्क्वायर कर लेते हैं, इस पूरे का स्क्वायर कर लेते हैं ताकि आयोटा ओवर q1 स्क्वायर्ड माइनस m स्क्वायर्ड, और सॉरी फिर उधर का उधर ही ब्रैकेट लगाइए, स्क्वायर्ड। कोई चीज़ कम है? कोई चीज़ कम है? कोई बात नहीं है। अब एनर्जी मोमेंटम कंजर्व करने के लिए कुछ है ही नहीं तो ये ख़त्म हो जाएगा। अब एनर्जी मोमेंटम में कंजर्व के लिए कुछ भी नहीं था, ना इनिशियल स्टेट में कोई पार्टिकल था, ना फाइनल स्टेट में कोई पार्टिकल था, तो इसलिए डेल्टा 2 0 आया। यूजुअली हम इसको डेल्टा 0 नहीं लिखते ताकि कंफ्यूजन ना हो। हम यूजुअली इसको ऐसे लिखते हैं, दिस इज डेल्टा 4 ऑफ q1 प्लस q2 विद q2 इज इक्वल टू माइनस q1। हमें पता चल जाता है कि भाई ये एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन ही है। अगर आप इसको चॉप अप कर दें तो बाकी चीज़ क्या बन जाती है? एक चीज़ और कम लिख रहे थे यार अब शुरू से, कोई आप में से मुझे बता नहीं, ठीक है, नहीं कोई चीज़ नहीं लिखी, सॉरी मैं गलत कह रहा हूँ, सब कुछ ठीक लिखा है। एम्पलीट्यूड क्या बन गया है? नाउ आयोटा ए इज द एम्पलीट्यूड इज प्लस आयोटा म्यू स्क्वेयर्ड, इस सारे का स्क्वायर। ये जो नीचे 2 फैक्टोरियल आ रहा है ना, ये बड़े काम का फैक्टर, अभी आपको पता चलेगा ये क्यों काम का है, इंटू d4q1 ओवर 2 पाई टू द पावर 4 आयोटा ओवर q1 स्क्वेयर्ड माइनस m स्क्वेयर्ड। क्या कोई फ्री पार्टिकल है इनिशियल स्टेट में? डिराक उसने क्या कहा था फाइनमैन ने, किसी फ्री पार्टिकल के लिए क्या फैक्टर होता है? 1 ओवर 2 पाई 3/2 2k0 स्क्वायर रूट। क्या कोई फ्री पार्टिकल है इनिशियल स्टेट में? है कोई नहीं है। फाइनल में है कोई? तो इसका मतलब है यहां कोई पार्टिकल नहीं था, ना इनिशियल स्टेट में ना फाइनल स्टेट में। एक चीज प्रोपेगेट करके गई एक मोमेंटम के साथ, है ना, इधर से इधर तक आई, और एक मोमेंटम के साथ बिल्कुल वैसे ही ये भी बन गई। कौन सी किधर गई आप नहीं बता सकते, स्केलर है ना। इसका मतलब है दिस इज हर वर्टेक्स पे क्या है? आयोटा म्यू, आयोटा म्यू। हर वर्टेक्स पे कितने फील्ड्स हैं? स्केलर को बाय द वे हम डॉटेड से शो करते हैं इस तरह करके। कितने फील्ड हैं हर वर्टेक्स पे? 2। 5 स्क्वायर थ्योरी बन गई ना। अच्छा, ये प्रोपेगेटर क्या है? आयोटा ओवर q1 स्क्वेयर्ड माइनस m स्क्वेयर्ड प्लस माइनस आयोटा एप्सिलॉन, और ये भी यही है q स्क्वेयर्ड 1 स्क्वेयर्ड माइनस m स्क्वेयर्ड प्लस माइनस आयोटा एप्सिलॉन। सारा कुछ। ये बीच में क्या बला है? 2 चीजें इंटरप्रेट नहीं हो सकी अभी तक। एक ये 2 फैक्टोरियल इंटरप्रेट नहीं हुआ और एक ये नहीं हुआ। ये क्या? एग्जैक्टली ये बता रहा है कि ये चूंकि स्केलर आइडेंटिकल हैं, आप अगर इसको 1 कहते हैं, स्केलर 1 कहते हैं, इसको स्केलर 2 कहते हैं, तो कोई फर्क नहीं है, इसको 2 कहें इसको 1 कहें। इसका मतलब डबल काउंटिंग थी, तो जितने आइडेंटिकल स्केलर्स होते हैं उतने के फैक्टोरियल से आप डिवाइड करते हैं। तो ये 2 फैक्टोरियल का फैक्टर समझ आ गया। फॉर आइडेंटिकल पार्टिकल्स वी हैव 1 ओवर n फैक्टोरियल।
अब यहाँ 2 आइडेंटिकल पार्टिकल थे तो 2 फैक्टोरियल था, 3 होते तो 3 का फैक्टोरियल होता। ये समझ आ गया। ये क्या बुलाया चलें, ये एग्जैक्टली ये बता रहा है कि ये कुछ भी मोमेंटा हो सकता है Q1 फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, कुछ भी हो सकता था, क्योंकि लूप में कोई भी मोमेंटम रन कर सकता था एंड विद एनी वैल्यू। दिस इज नोन एज लूप मोमेंटा। सो व्हेन एवर यू हैव अ लूप, you have a loop momentum integration which is d4q1 over 2 pi 4 2k1 2 pi 4। हर लूप मोमेंटम, लूप से क्या मतलब है, जहां एक पार्टिकल निकला वहीं आके एब्जॉर्ब हो गया। जहां जहां पे लूप होगा करस्पॉन्डिंग टू द लूप यू हैव अ लूप मोमेंटम विच इज, मोमेंटम कंजर्वेशन तो करनी है ना, विच इज एंश्योर्ड बाय d4q1 over 2 pi 4। हर लूप मोमेंटम के लिए ये एक फैक्टर होगा। जी जी हाँ, ये हम देखेंगे बिल्कुल। ये एक्चुअली जब आप स्पेस को, आप इससे इस तरह देखो कि मैं तो इसको ऐसे ही याद रखता हूँ कि जब आपने 1 डायमेंशनल फ्री पार्टिकल को किया था e टू द पावर आयोटा के a.x को, तो नीचे 2 पाई लगाना पड़ा था, जो ये था कि किसी भी सरफेस को क्लोज करें तो वो 2 पाई में आके क्लोज हो ही जाती थी। तो हर एक के लिए 2 पाई आए तो 4 डायमेंशन में 2 पाई टू द पावर 4 आ जाता है बस। और ये हम देखेंगे फेस स्पेस में ये रिक्वायरमेंट होती है, फेस स्पेस की यूनिटी करने के लिए चीज़ों को, 1 बनाने के लिए चीज़ों को ना। तो मैंने अभी क्या, ठीक है जुनैद, सही क्लियर है ये सिर्फ, और इसका कोई पर्पज़ नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अभी तक ये फोरियर फैक्टर्स मैंने कहते हैं ना अमूमन। देखिए मैंने क्या कहा, फॉर एवरी वर्टेक्स देयर इज अ फैक्टर ऑफ आयोटा म्यू स्क्वायर्ड। For every propagator we have iota over q squared minus m squared plus iota epsilon. For every loop momentum we have an integration over the loop momenta. और जितने पार्टिकल लूप में आइडेंटिकल होंगे उसके फैक्टोरियल से आप डिवाइड करेंगे। ये फाइनमैन के रूल्स हैं फॉर द लूप मोमेंटा। यहाँ तक अगर कोई सवाल हो किसी का तो कौन सी वाली? अच्छा, मैं लिख ही देता हूँ, चले। पहले तो रूल आपने लिखे हुए हैं ना सारे। पहले फाइनमैन के रूल्स में अब सिर्फ एक चीज का इजाफा हुआ है, फॉर एवरी लूप मोमेंटम फॉर एवरी लूप यू हैव एन इंटीग्रेशन ओवर लूप मोमेंटम, जो कि इस तरह की थी d4q over 2 pi to the power 4। ऐसी चीज होगी आपके पास हर लूप के लिए। जितने आइडेंटिकल पार्टिकल्स लूप में रन करेंगे उतने फैक्टोरियल से आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो 1/2 फैक्टोरियल क्यों है? 1/, ये फाइनमैन के रूल्स में 2 और का इजाफा कर लें। 1/2 फैक्टोरियल एज वी हैव 2 identical propagators या particles in the loop, 2 identical particles in the identical propagators कर देते हैं। चले, यानी जितने फील्ड्स के प्रोपेगेटर होंगे, प्रोपेगेटर आइडेंटिकल उसी वक्त होंगे जब पार्टिकल आइडेंटिकल होंगे। थर्ड के लिए भी करें, मैं आपको दूंगा असाइनमेंट, करें जाके। फोर्थ के लिए भी करें, इसी के तो असाइनमेंट देनी है सारी, फिक्र ना करें। क्वांटम फील्ड थ्योरी में एक चीज खोल लें तो फिर बंद ही नहीं होती। पहले तो मैंने इन्फिनिटी में टारगेट है, तो मैंने अपने लिए इन्फिनिटी ये से ना कि जिसने सबक याद किया उसे छुट्टी नहीं मिली, और पूछें, जिन्हें नहीं पूछा उनको तो आसानी थी ना। कोई सवाल? मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ जो अभी किया। नहीं कर रहा ना इंटरेक्ट, अभी तो नहीं यानी लूप में रन कर रहा है ना। एंड ऑफ द डे जिस चीज़ पे इंटीग्रेशन होगी उसकी कोई डिपेंडेंस रह जाएगी, ख़त्म होगी ना, यही बात है। एंड पे तो कुछ बचे ही नहीं ना। मैंने क्या ये शुरू कर लिया किससे मिटाना, लेकिन चले अब शुरू किया तो ख़त्म भी कर लेते हैं इसी से। कोई सवाल? मेरी आपसे प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि घर जाके ना
एक दफ़ा इन सारी चीज़ों को रिप्रोड्यूस करे। और इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स इंटरनेट पे भी अवेलेबल हैं, बुक्स में भी अवेलेबल हैं, ख़ास तौर पे क्वांटम फील्ड थ्योरी बाय स्टेडनिस्की की जो किताब है, या स्टेडनिकी जो भी कहते हैं, उसमें बहुत अच्छी किताब लिखी हुई है वो, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। पेस्कन में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मेंडल एंड शॉ में भी हैं। ये कोई भी ये स्केलर की थेरीज तो तकरीबन हर जगह पे लोग करते हैं। और प्रोफेसर कोलमैन के लेक्चर्स में भी बहुत सारे ऐसे। अभी रहता है थोड़ा सा, अगला लेक्चर अभी हाँ, यानी स्केलर फील्ड्स की अब एप्लीकेशंस हैं। अच्छा, मुझे बताया गया कि बहुत सारे लोग ये इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप पार्टिकल का कोर्स पढ़ाएं, तो अब पार्टिकल फिजिक्स ही है। तो फील्ड थ्योरी ज़्यादा फंडामेंटल है, यानी पार्टिकल, अब आप पार्टिकल फिजिक्स की है जब आपने फाइनमैन रूल्स लिखे हैं। एम्पलीट्यूड लिखना ही फाइनमैन रूल्स की एक चीज़ है। आपने एम्पलीट्यूड लिखना सीख लिया तो इसका मतलब है आपने फाइनमैन रूल्स सीख लिए। हाँ, अब वो जो मर्जी करना चाहिए उसको सेंस बनेगी कि क्यों लिखी हुई हैं चीज़ें ये। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो जो लोग पार्टिकल फिजिक्स से के लिए एंथुजियास्टिक हैं, अब उनके लिए अगले कुछ लेक्चर पार्टिकल फिजिक्स के लिए ही हैं। और मेरी पार्टिकल फिजिक्स इतने लेक्चर्स में ख़त्म हो जाएगी, ये अगले 6 लेक्चर में स्केलर के लिए। वो मैं कुछ नहीं कहता, क्योंकि पास होंगे, पढ़ेंगे तो पास होंगे। कोई क्वेश्चन हो किसी का, प्लीज़ जनरली कोई चीज़ बताना चाहे कोई। हाँ, ये तो है, करना भी चाहिए ऐसा। वेरी गुड, इट्स वेरी गुड। किसी को पास करने के लिए, फेल करने के लिए पेपर गौर से चेक करना पड़ता है। मेरी तरह नहीं, ठीक है यार, जो अच्छा काम करता है वो सही पेपर चेक करता है। कोई सवाल यहाँ तक किसी के? शाबाश, सब सेट है। समझ आ गई फील्ड थ्योरी क्या है, या आ समझ गई? क्यों भाई आगे समझ? लिखते नहीं आप, है ना? लिखते नहीं है? नहीं, ठंड लग रही है उनके। हाँ। अब आस्ता आस्ता जोड़ के उनसे बड़ी खूबसूरत चीज़ें निकाल रहे हैं। एग्जैक्टली। आपको याद है आपने क्वांटम मैकेनिक्स में एक चीज़ पढ़ी थी, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सारी कायनात सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को पसंद करती है। हर पूरी कायनात के हर फिनोमिने का सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर फेवरेट है, और हमारा भी फेवरेट है। बिल्कुल। आप पता क्या करते हैं, अगर आपका एक से दिल नहीं करता ना, आप उसके दूसरे कोने को नीचे करते हैं पैराबोला को, और एक और हार्मोनिक ऑसिलेटर बना लेते हैं। तीसरे में फिर क्या करते हैं, एक और बना लेते हैं। तो क्या जितनी मर्जी वैलीज बनाते रहिए, पहाड़ियाँ बनाते रहे। एक पैराबोलिक था, पैराबोला की एक जो पैराबोलिक पोटेंशियल में एक साइड लंबी को आपने थोड़ा सा सरिये की तरह घुमा के नीचे किया, फिर एक बल दे दिया। अब दोनों के छोटे छोटे हार्मोनिक ऑसिलेटर, इसका वैक्यू है, इसका वैक्यू है, इसका हर एक मिनिमम स्टेट है। पूरी कंडेंस मैटर फिजिक्स में आप यही कर रहे होते, क्रिएट करते हैं वैक्यूज जितने करने। न्यूक्लियर फिजिक्स में बिल्कुल, लैंडाउ गिन्सबर्ग थ्योरी वगैरह जब आती है। एग्जैक्टली, हर जगह आ जाते हैं ना वो। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। बाउंड जब भी चीज़ के पे आपको बाउंड्री कंडीशन लगाएं, अगर गॉसियन बन जाए तो आपको बड़ी खुशी होती है। आप कहते हैं आप क्वांटम मैकेनिक्स की तसल्ली हो गया, मिनिमम अनसर्टेनिटी होगी इसमें। हाँ, और दूसरा मिनिमम अनसर्टन होता है, सबसे बड़ी बात है क्वांटम मैकेनिकली। अच्छा, अब देखें, आपको याद है आपने हार्मोनिक ऑसिलेटर लिखा था जब आप पढ़ रहे थे हार्मोनिक ऑसिलेटर, आपने टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी अगर किताबों में देखें आप, तो टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी के लिए जो लैग्रांजियन लिखा जाता है ना, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में आप लैग्रांजियन नहीं देखते, हैमिल्टोनियन देखते हैं, तो कोई बात नहीं, लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन इस केस में सेम होता है। तो आपको याद है कि आपने क्या देखा था, 1/2 पी स्क्वायर ओवर 2m, सॉरी नहीं पी स्क्वायर ओवर 2m क्यों, हाफ क्या होता है यार, एक्स डॉट हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर। हाँ नहीं, वो फिर हैमिल्टोनियन बन जाना था ना। 1/2 mx डॉट स्क्वेर्ड प्लस kx स्क्वेर्ड, यही लिखा था ना आपने, ओवर 2
माइनस, क्योंकि हाँ पोटेंशियल एनर्जी में नेगेटिव आता था। ठीक है ना ये चीज़। आपने कहा था, आपकी तसल्ली नहीं हुई थी, तो आपने कहा था इसमें एक पर्टर्बेशन थ्योरी ले लेते हैं x टू द पावर 4 की। यही काम आपने किया था ना हार्मोनिक ऑसिलेटर में। आपने कहा था एक्स क्यूब इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो लैग्रांजियन जो है वो इनवेरिएंट नहीं है। ये इनवेरिएंट था। इसमें अगर x को माइनस एक्स से रिप्लेस भी करते हैं ना, तो एक नया लैग्रांजियन जिसको आप L प्राइम कहें वो पुराने लैग्रांजियन के बराबर ही आता है। क्यों? ये भी साइन नहीं बदलेगा, ये भी साइन नहीं बदलेगा और ये भी साइन नहीं बदलेगा, इवन पावर टर्म्स है। तो आपने कहा था ये पर्टर्बेशन ली थी। पर्टर्बेशंस आप लेते क्यों हैं क्वांटम मैकेनिक्स में? इसलिए आप लेते हैं कि आप कहते हैं कि सिस्टम में कोई सिमेट्री है तो डीजनरेसी है, डीजनरेसी को रिमूव करना है अगर आपने, तो आप उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ लगाएं जो डीजनरेसी को रिमूव करती है। हाइपरफाइन स्प्लिटिंग आपने हाइड्रोजन एटम में की थी, फाइन स्ट्रक्चर किया था, हाइपरफाइन किया था, इवन जीमान इफेक्ट्स वगैरह में मैग्नेटिक फील्ड गया था, सिर्फ और सिर्फ किसी तरीके से वो लेवल जिनकी एनर्जी एक दूसरे से चढ़ गई हैं उनको इलादा करने के लिए, ताकि वो डीजनरेसी को रिमूव करें। तो आपने जो एक्स स्क्वेयर्ड वाली टर्म्स आनी थी उसमें आपने एक x4 वाली लगाई k प्राइम लगा के, और ये k और k प्राइम मुख्तलिफ हैं। अगर इसी का जनरलाइज वर्जन आपने क्या लिखा हुआ है, L इज इक्वल टू 1/2। फील्ड थ्योरी में क्या लिखा हुआ था आपने, d म्यू फाई कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट, यही किया था ना आपने। इसका करस्पॉन्डिंग क्या लिखा हुआ था, -1/2 m स्क्वेयर्ड फाई स्क्वेयर्ड। ये तो आपका बिल्कुल बेसिक लैग्रांजियन था ना, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी इफेक्टिव एनर्जी प्लस, या 1/2 नहीं लिखते थे, या 1/4, मुझे नहीं पता 4 फैक्टोरियल होता था या क्या था, चले जो भी था। अच्छा, मेरे पास जब फील्ड्स होते हैं तो मैं आइडेंटिकल पार्टिकल्स के फैक्टोरियल पे डिवाइड करता हूं, तो मैं एक लिख लेता हूं लैम्डा ओवर 4 फैक्टोरियल 5/4। इसका मतलब है ये अब आपका जो लैग्रांजियन है, ये तो वो लैग्रांजियन है ये वाला जो आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कर चुके हैं, जिससे क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन आती थी। ये वो लैग्रांजियन था जिसमें कोई भी इंटरेक्शन नहीं थी, ये फ्री फील्ड का लैग्रांजियन था, याद है ना आपको। प्लस ये कौन सा लैग्रांजियन अब आपके पास, इंटरेक्शन लैग्रांजियन। इसका मतलब है दिस इंटरेक्शन लैग्रांजियन इज लैम्डा ओवर 4 फैक्टोरियल 5 to the power 4, and this is known as known as 5/4। सबसे ज्यादा क्वांटम फील्ड थ्योरी में जो इंपॉर्टेंट है वो 5/4 थ्योरी है। इसको अगर आप अंडरस्टैंड कर लें तो आप सारी की सारी एप्लीकेशन जो क्वांटम मैकेनिक्स में है वो अंडरस्टैंड कर सकते हो। 5/4 का मतलब पता है क्या है, अगर 5 हिग्स होता, बिल्कुल एग्जैक्टली लैंडाउ गिनिसबर्ग थ्योरी के अंदर ये हिग्स का पोटेंशियल ही है। यहां m की जगह म्यू स्क्वायर लिखते हैं, म्यू और लैम्डा में एक रिलेशन निकालते हैं, तो वहां से आपके पास मिनिमा निकलता है। तो 5/4 थ्योरी बेसिक है। इवन जब आप कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स में ऑर्डर्ड पैरामीटर्स निकालते हैं तब भी 5/4 थ्योरी ही लेते हैं। दिस इज नोन एज अ गिनिसबर्ग लैंडाउ थ्योरी इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स। यू कैन आल्सो से लैंडाउ गिनिसबर्ग, जो आपको पसंद है ऑर्डर कहने का। ठीक है, क्लियर है ये बात। अब हम इसको अप्लाई करेंगे। इसके लिए सेकंड ऑर्डर चीज हैमिल्टोनियन क्या होगा, पहले को बता सकता है आप में से मुझे, व्हाट इज द हैमिल्टोनियन डेंसिटी। चले लैग्रांजियन डेंसिटी से ये होता है ना फाई डॉट माइनस, अगर इंटरेक्शन है तो सिर्फ इंटरेक्शन ही होगा। ओ अच्छा, तो मैंने इसको वो लेट शुरू किया। ओहो, चलें कोई बात नहीं, ये मैं ख़त्म कर दूंगा 10:30 पे, ठीक है। तो इंटरेक्शन लैग्रांजियन क्या बन गया, माइनस लैम्डा ओवर 4 फैक्टोरियल 5/4। बस अब आपने, और ये किसका फंक्शन है, जिस एक्स का ये फंक्शन है, क्योंकि हैमिल्टोनियन डेंसिटी है ना। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले सेकंड ऑर्डर में अगर मैं लिखूं SFI तो क्या लिखूंगा मैं, कौन आप इसे बता सकते, जीरो है ना, फाई डॉट है ही नहीं ना, इंटरेक्शन लैग्रांजियन में तो नहीं है ना, मैं इंटरेक्शन के लिए लिख रहा हूं ना, इसके लिए HI लिखा है ना मैंने,
उसमें तो फाई डॉट तो एल नॉट में है ना, वो तो मैं लिख ही नहीं रहा ना। चाहे तो टोटल हैमिल्टोनियन लिखते, वहाँ से इंटरेक्शन हैमिल्टोनियन बना लेते, आपकी अपनी चॉइस थी। अच्छा भाई चलें, मैं SFI2 लिखना चाहता हूँ सेकेंड ऑर्डर का, तो क्या लिखूँ? माइनस आयोटा का स्क्वायर्ड ओवर 2 फैक्टोरियल एग्जैक्टली। नहीं वो तो हैमिल्टोनियन में आएगा ना, मैं कह रहा हूँ एफ टाइम ऑर्डर्ड प्रोडक्ट, अच्छा नहीं सॉरी एक चीज लिखना, सही कह रहे हो, तो एक सही कह रहे थे, D4x1 D4x2 F time ordered product of HI x1 HI x2 इनिशियल। अब आखिरी चीज़ लिख के छोड़ दूंगा आज की ना एक इक्वेशन, 10:30 से पहले 10:30 बजे ख़त्म कर दूंगा। दिस इज माइनस आयोटा का स्क्वेयर्ड ओवर 2 फैक्टोरियल D4x1 D4x2 F, अच्छा सॉरी मैं पहले इसको टाइम ऑर्डर में खोल लेता हूँ ज़रा, चीज़ों को पहले लिख लेता हूँ। सो आई कैन राइट माइनस लैम्डा ओवर 4 फैक्टोरियल का, ये बाहर निकाल लेने चाहिए थे क्योंकि कपलिंग तो स्पेस टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही, लेकिन चले वक्त की किल्लत की वजह से मिटा के नहीं लिख रहा मैं। F टाइम ऑर्डर प्रोडक्ट ऑफ 54x1 54x2 इनिशियल। पहले 1 पॉइंट, पहले सिंगल पॉइंट कर लो, चलो चलो ठीक है, पहले आसान काम कर लेते चलो। चार फील्ड x1 पे है, 4 फील्ड x2 पे, इस तरह करते हैं। फिजिकल प्रोसेस पे आऊंगा तो बता दूंगा, फिलहाल चलें एक काम करते हैं, छोड़े पहले फर्स्ट ऑर्डर करते हैं। नहीं चलो नहीं, यहां हो सकता है, अब प्रोसेस पे करेंगे ना, प्रोसेस टू प्रोसेस देखते हैं क्या आता है। पहले कर लेते हैं SFI फर्स्ट ऑर्डर पे चलें, तो उसके लिए तो माइनस आयोटा का टू द पावर 1 -1 माइनस आयोटा टू द पावर 1 ओवर 1 फैक्टोरियल D4x1 हम लिखेंगे टाइम ऑर्डर, लेकिन अकेले बेचारे ने क्या टाइम ऑर्डर होना है, लेकिन होगा फिर भी देखिएगा। D4x1 F टाइम ऑर्डर ऑफ HIX1 या x या चले अब तो इनटू इनिशियल, तो ये क्या बन गया माइनस आयोटा इंटेग्रल D4x1 F T ऑफ 54 ऑफ x, लेकिन हमें नॉर्मल ऑर्डर करने में आसानी होगी है ना, क्योंकि टाइम ऑर्डर से नॉर्मल में तो जाएंगे ना हम। इसका मतलब अगर इसको मैं लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू माइनस आयोटा D4x1 और लैम्डा ओवर 4 फैक्टोरियल भी, सॉरी माइनस आयोटा इंटू लैम्डा ओवर 4 फैक्टोरियल F 5 माइनस ऑफ x प्लस 5 प्लस ऑफ x टू द पावर 4 इंटू आई। तो अब मैं कल इसको सॉल्व करूंगा, इस वाली चीज़ को, कल से मुराद नेक्स्ट वीक में। फर्स्ट ऑर्डर है, हम क्या करेंगे पहले इसको खोल लेंगे और हम ये मान के चलेंगे अगली दफ़ा मैं इसको अप्लाई करूंगा किस में। फ़र्ज़ कीजिए आपके पास 2 पार्टिकल्स इनिशियल स्टेट में हैं, 2 पार्टिकल्स फाइनल स्टेट में हैं। फर्स्ट ऑर्डर पे, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या है, एक वर्टेक्स है ना, तो फाइनमेंट डायग्राम किस तरह बनेगी, 2 पार्टिकल्स आए 2 पार्टिकल्स में चले गए, एक ही वर्टेक्स पे आए ना, कोई प्रोपिगेटर नहीं होगा। प्रोपिगेटर के लिए एटलीस्ट 2 डिफरेंट स्पेस टाइम पॉइंट्स होने जरूरी।
एग्जैक्ट हम 2 to 2 पार्टिकल के लिए करेंगे सबसे पहले। फाइनमैन ने देखें क्या कमाल किया था, उसने कहा 1/2π3/2 इसके लिए भी इंटू 2k0 इसके लिए भी 4 फैक्टर्स वो आएंगे। हर वर्टेक्स के लिए कपलिंग क्या होगी -i, वो भी आ गई। 4 फैक्टोरियल क्यों आया, इसलिए कि चारों आइडेंटिकल थे, वो देखिएगा कैंसिल हो जाएगा कहीं ना कहीं जाके, तो ये हम अगली दफ़ा करेंगे। और इसके लिए फाइनमैन रूल्स बनाएंगे। फिर मैं क्या करूँगा 2 to 2 पार्टिकल स्कैटरिंग सेकेंड ऑर्डर पे करूँगा कैलकुलेट, देन ये कोर्स ख़त्म होगा यहाँ तक स्केलर फील्ड्स का। तो ये फिर अगले लेक्चर में, अगर तुम शुभ मुझे बता देते ना तो मैं ये जो 15 मिनट लेट शुरू किया 10 मिनट वो ना करता। चलो कोई बात नहीं, इस 5 और अगले लेक्चर में कर लेंगे। आज के लेक्चर के लिए सिर्फ यही काफ़ी है कि ये सिर्फ मैंने आपको बता दिया कि अगली दफ़ा मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो इनिशियल स्टेट में मैं 2 पार्टिकल्स मानूंगा, फाइनल स्टेट में 2 पार्टिकल्स मानूंगा, यानी ये करूँगा। इनिशियल स्टेट में ये है K1 K2 और फाइनल स्टेट में K1 प्राइम K2। अच्छा ऑर्डर मैटर नहीं करता था, याद है, क्योंकि ये स्केलर्स थे तो इनको आगे पीछे करने से कोई किसी चीज़ का फ़र्क नहीं था। तो ये फिर हम अगले लेक्चर में 2 to 2 पार्टिकल स्कैटरिंग को ख़त्म करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर में भी और सेकंड ऑर्डर में भी। तो ये फिर 10-15 मिनट उधार रहे, अगले लेक्चर में मैं बैलेंस करूँगा। तो अगला लेक्चर फिर 2:35 पे शुरू कर लेंगे, 12:35 पे थर्सडे को, ताकि फिर वो 2:20 तक बैलेंस हो जाए। चल, लेकिन लेक्चर से पहले भी खैर डिस्कशन चलती रही थी। खैर कोई सवाल जो लोग मौजूद हैं यहाँ क्लास में भी, वो जिस भी किताब के कर लें, पेस्कन के, मेंडल एंड शॉ के, स्टर्निस्की में बहुत सारे लिखे हुए हैं प्रॉब्लम्स, उसके भी कर लें। लेकिन अगला लेक्चर का ज़रा इंतज़ार कर लो फिर वो, लेकिन अभी से रिलेटेड वाले जाके कर लेंगे। एग्जैक्ट किसी का कोई सवाल हो। चलें, गुड टू गो, थैंक यू, हैव अ गुड वीकेंड। और पढ़ें भी वीकेंड पे, खाली वीकेंड। ठीक है सर, चलो शाबाश।